हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। इसमें हर एक कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया गया है। लाइक एग्रेसिव इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कौन कौन सा होना चाहिए, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कौन कौन सा होना चाहिए और कितना म्यूचुअल फंड्स आपके पास होना चाहिए, तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को आप समझेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, ठीक है। लाइक एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या कौन होते हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर कौन होते हैं और कितना टाइम पीरियड के लिए उनको इन्वेस्टेड रहना है, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ठीक है, कितना टाइम पीरियड के लिए उनको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होता है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। कब आप एग्रेसिव से मॉडरेट में कन्वर्ट होंगे, फिर देन मॉडरेट से कंजर्वेटिव में कन्वर्ट होंगे, ये सारा होराइजन आएगा, सारा पीरियड आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को समझना, आपको हर एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। और कब कब अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको रीचेक करना है और कब कब आपको स्विच करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन है और कितने म्यूचुअल फंड्स उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा। उन्होंने जस्ट इनके पास जो टाइम पीरियड है वो 25 to 30 ईयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड होगा, मोर देन उससे भी हो सकता है ज़्यादा। जिसने अपनी कैरियर की जस्ट शुरुआत कर दी, ठीक है ना, और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट का इसने डिसीजन ले लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इन इक्विटी मार्केट, ठीक है। एंड दे हैव मोर टाइम देन दे पोर्टफोलियो शुड बी एग्रेसिव, मतलब कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट इन्वेस्टर। तो उनका जो पोर्टफोलियो होगा काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनका पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने जो सजेस्ट किया है, लाइक इनके पास जो होना चाहिए, लाइक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फ़ंड होना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप का फंड होना चाहिए। अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए भी देखना है तो देन ELSS कैटेगरी का आपके पास एक फंड होना चाहिए, एंड आल्सो वन फ्रॉम ए स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो आपका अच्छे से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, हर एक कैटेगरी में चला जाएगा। लार्ज कैप में भी चला गया, मिड कैप में चला गया, फ्लेक्सी कैप तो ऑलरेडी है ही, हर एक कैटेगरी को वो कवर करता है। ELSS कैटेगरी भी होगी आपका टैक्स सेविंग के लिए, ठीक है। एंड फिर देन स्मॉल कैप कैटेगरी का वन फंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बेस्ट फंड है जो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है। लाइक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है। उसके अलावा जो एक और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, दैट इज कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये दो फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इन दोनों में से एक ही फंड आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ SIP करना है तो ये फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, सिर्फ SIP के लिए। अगर आपको SIP के साथ साथ लमसम करना है, SIP प्लस लमसम करना है इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट कहीं कभी बीच बीच में करेक्ट करता है तो उस टाइम आपको लमसम करना है, ठीक है। तो उसके लिए कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है। क्योंकि मेरा एसेट इमर्जिंग में आप लमसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि AMC ने लमसम इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे बंद कर रखा है, सिर्फ वहाँ पे आप SIP कर सकते हैं, ओके। तो ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये दो फंड है, इन दोनों में से एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर देन फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। कंसिस्टेंट रिटर्न दिया इस फंड ने, कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, और आपका यहाँ पे जो पोर्टफोलियो ग्लोबली भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसलिए इस कैटेगरी वाले फंड को मैं मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही लेता हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। उसके बाद बात करें ELSS कैटेगरी में, तो ELSS कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे दो फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है। फर्स्ट वन इज मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड एंड दूसरा है पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। ये दोनों फंड अच्छे हैं, इन दोनों फंड में से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, ठीक है ना, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स देखें, ये शॉर्ट टर्म में ही शुरू किया हुआ है, 3.5 साल पहले के आसपास ये शुरू हुआ है, बट इस फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया पिछले 3 साल में, ओके। तो ये दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों में से कोई एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप में मैंने फंड सेलेक्ट कर रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है।
अब इस फंड का अगर हम कंपेयर करें, मतलब रिटर्न देखें, एक्सपेंस रेशियो देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस फंड का अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखें, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, एक हो गया फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पहले नाम था, एंड एक स्मॉल कैप फंड। एयूएम की बात करें, यहाँ पे 24,643 करोड़ का एयूएम है ना, और यहाँ पे 28,546 का है आपका पारंपरिक का, एंड 2580 करोड़ का है आपका क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी का। ठीक है, यहाँ पे अगर रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर रिटर्न। तो 1 ईयर रिटर्न अगर मेरा एसेट इमर्जिंग का देखें 5.5% के आसपास है, 3 ईयर रिटर्न 20.85% है, एंड 5 ईयर रिटर्न इज 14.51%। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 1 ईयर का रिटर्न हालांकि निगेटिव है, बट 3 ईयर रिटर्न इज 23.5% के आसपास है, एंड 16.61% है आपका 5 ईयर रिटर्न। बट क्वांट स्मॉल कैप ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 19.63% 1 ईयर का रिटर्न है, एंड 3 ईयर रिटर्न 56.82% एंड 24.48% आपका 5 ईयर रिटर्न। ओके, फिर देन इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की, अल्फा 0.98 एंड अल्फा इज 2.62 है। ओके, पारंपरिक फ्लेक्सी के पास 0.78 है बीटा, एंड अल्फा इज 6.89, एंड हेयर बीटा इज 0.94 एंड अल्फा इज 21.18। ओके, तो अल्फा जिसका जितना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा वो फंड है, एंड बीटा 1 से कम होना चाहिए। फिर देन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखिए 0.68% है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 0.76% है, एंड 0.62% है आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो ये तीनों फंड अच्छे हैं। ठीक है, ये तीनों फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और थोड़ा खुद भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ, जो अभी इसके परफॉर्मेंस को देख करके कि ये इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। ठीक है, फिर देन यहाँ पे टैक्स सेविंग ईएलएसएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप टैक्स सेविंग के लिए फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईएलएसएस कैटेगरी में ये दो फंड अभी सबसे बेस्ट चल रहे हैं, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड एंड पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। ये दोनों फंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, एक जस्ट 3 ईयर एंड 5 मंथ्स पहले शुरू हुआ है पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, एंड मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड 7 ईयर्स पहले शुरू हुआ है। एयूएम की बात करें 901 करोड़ का है यहाँ पे पारंपरिक टैक्स सेवर का, एंड 14,255 करोड़ का है यहाँ पे मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का। यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 ईयर रिटर्न 12.38%, वेरी इंप्रेसिव है पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, एंड 3 ईयर इज 24.75%, और यहाँ पे मेरा एसेट टैक्स सेवर 7.67% है, 20.35%, एंड 5 ईयर इज 15.14% है। ठीक है, बट अल्फा एंड बीटा की बात करेंगे, यहाँ पे अल्फा इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, 8.87 है, एंड यहाँ पे 1.79 ही है, तो यहाँ पे अल्फा काफ़ी अच्छा है, एंड बीटा इज़ आल्सो लो। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न एंड अल्फा बीटा के कंपैरिजन में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, 0.84% का है, यहाँ पे 0.55% ही है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड को यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे, एंड पारंपरिक टैक्स सेवर को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फंड अच्छे हैं, और हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कौन कौन सा फंड यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए वो मैंने बता रखा है। ठीक है, अब चले नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी जो हो गया वो दैट इज मॉडरेट इन्वेस्टर। मॉडरेट इन्वेस्टर थोड़ा लेट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया इक्विटी में, और इनके पास जो टाइम पीरियड है वो 20 से 25 ईयर्स का है। ठीक है, और क्योंकि इसके पास भी 20 ईयर्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का है, तो इसका भी पोर्टफोलियो मैंने अच्छे से डाइवर्सिफाई कर दिया है। लाइक इनके पास भी होना चाहिए एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड, ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप का फंड, ईएलएसएस का सेम फंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक मिड कैप कैटेगरी का फंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट कर रखना है। एग्रेसिव में मैंने क्या लिया था, एक स्मॉल कैप कैटेगरी, बट मॉडरेट में यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का एक फंड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पे सारा फंड सेम रह जाएगा, बस एक स्मॉल मिड कैप का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फंड आ जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ गया मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या फिर कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इन दोनों में से एक फंड आपको सेलेक्ट करना है। ओके,
तो जैसा कि हम लोग पीछे प्रीवियस में डिस्कस किया एग्रेसिव इन्वेस्टर के केस में। फिर देन उसके बाद अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, यहाँ पे आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना है। फिर देन ELSS कैटेगरी के फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 फंड जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड या फिर पारंपरिक टैक्स सेवर फंड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक फंड आपको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, ये अभी सबसे बेस्ट फंड चल रहा है मिड कैप कैटेगरी में, तो इस फंड को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये फंड अभी अच्छा चल रहा है PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसका अगर हम रिटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है PGIM मिड कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक फंड आपको लेना है। ठीक है, एक आपको फ्लेक्सी कैप फंड में लेना है, एक आपको मिड कैप फंड में लेना है। ठीक है, ELSS वाला तो हम लोग कैटेगरी वाइज कर ही लिए। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख लेंगे, ये दोनों का हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पे देखें इसका 9 ईयर एंड 1 मंथ है, यहाँ पे रैंकिंग इसका 80 मनी रैंक 1 चल रहा है एंड 7577 AUM चल रहा है इसका। ठीक है, इसके अगर हम रिटर्न की बात करेंगे यहाँ पे तो 1 ईयर रिटर्न इज 8.56% एंड 3 ईयर रिटर्न इज 38.36% एंड 5 ईयर रिटर्न इज 18.85% चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की बात करें, बीटा इज 0.94 एंड अल्फा इज वेरी इंप्रेसिव 11.17 है, मतलब 11-10 से एबव है। ठीक है, इंडेक्स से इसने लगभग 10 एबव रिटर्न दिया है, 10% एबव। ये इसका पोर्टफोलियो, यहाँ पे इसका आप जाके क्लियरली देख सकते हैं पोर्टफोलियो को। फिर देन एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वेरी इंप्रेसिव एक्सपेंस रेशियो, काफ़ी कम है 0.39% ओनली। ठीक है, कोई लॉकिंग पीरियड यहाँ पे नहीं रहेगा और ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ये फॉलो करता है। ठीक है, और यहाँ पे नो मोर में अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्लियर दिखेगा 0.5% रिडक्शन लेके विद इन 90 डेज़ के अंदर अगर आप यहाँ पे रिडीम करेंगे, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो यहाँ पे इस सब का हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट फंड जो हो गया जो आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, सॉरी मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, यहाँ पे मॉडरेट इन्वेस्टर के जो लिया है मैंने, तो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, एक फ्लेक्सी कैप का और एक मिड कैप से। ठीक है ना, अब बाकी ELSS कैटेगरी का एक फंड आपको इसमें से सेलेक्ट करना है अगर आप ELSS कैटेगरी में जाते हैं तो 4 म्यूचुअल फंड्स आपके पास मोस्टली होना चाहिए। एग्रेसिव में भी 4 सेलेक्ट किया है और मॉडरेट में भी 4 सेलेक्ट किया है, तो टोटल 4 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है अगर आप ELSS कैटेगरी भी शामिल करते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं। ठीक है ना, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, इनके पास टाइम पीरियड ही मात्र 15 to 20 ईयर्स है, तो मोटा मोटी 15 साल ही यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें कि तो इनको कौन कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे जो इनके लिए फ़ंड सेलेक्ट किया मैंने, एक लार्ज कैप कैटेगरी में फ़ंड होना चाहिए, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और फ्लेक्सी कैप तो सारे कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सी कैप भी सेलेक्ट करना है। तो हर एक कैटेगरी वाइज आपका हो गया। एक लार्ज कैप में कौन सा फंड लेना है, लार्ज कैप में आपको ऐसा फंड लेना है, यहाँ पे एक इंडेक्स वाला फंड है हम लोग ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न ओवरऑल अच्छा देता है और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। फिर देन एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड एक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया किया है लाइक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, तो यहाँ पे जो सेलेक्ट किया HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। ठीक है, क्या है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड। इसने ओवर ए लॉन्ग पीरियड अगर हम देखें, सेंसेक्स ने रिटर्न लगभग 13% के आसपास दिया है। CAGR की बात करें मोर देन 13% ही दिया है। ओके, और यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सेम मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इन दोनों में से एक फंड सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्लेक्सी कैप फंड में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो ये 3 फंड्स आपको रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सेलेक्ट कर लेना है बस मिड कैप की जगह, ये जो है रहा HDFC सेंसेक्स फंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, HDFC सेंसेक्स फंड। ठीक है, ये आ गया आपका नाम। ओके, तो इसका पूरा नाम आप देख लें यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे देख लें HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड। ठीक है, तो इसका AU में भी 4214 चल रहा है, 9 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है, मतलब 12 साल इसका पूरे वाला, 9 ईयर 11 मंथ्स हो चुके ऑलरेडी। तो इसका रिटर्न अगर हम देखें, 1 ईयर रिटर्न इज वेरी इंप्रेसिव 11%
एंड 3 ईयर रिटर्न 14.65% एंड 5 ईयर रिटर्न 13.56%। बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.2 ही ओनली कितना है, और मात्र 0.2% ही, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिवली मैनेज करता है। मतलब जो सेंसेक्स में स्टॉक्स लिस्टेड है उसी परसेंटेज के अलोकेशन में यहाँ पे ये फंड भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जिस परसेंटेज में अलोकेट है सेंसेक्स में स्टॉक्स। तो यहाँ पे ये पैसिवली मैनेज होता है, इसलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न भी अच्छा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो यहाँ पे इन तीनों फंड्स को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक लार्ज कैप का, एक लार्ज मिड कैप का, एक फ्लेक्सी कैप फंड का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड करें, ज़्यादा रिस्क लें, ठीक है। जब आप एग्रेसिव से इसमें आ रहे हैं, कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब 25 से 30 साल वाला जो ड्यूरेशन था वो घट के अगर 5 साल फिर घट गया तो आपको मॉडरेट इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है ना। अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे 5 ईयर फिर घट गया है ना, 15 साल ही बचा आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड का, फिर आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाना है, ठीक, मतलब अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को स्विच ओवर करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसको चलते दो 30 साल तक, वैसा नहीं करना है, ठीक है। हर एक साल अपने म्यूचुअल फंड को, आपको जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स है उसको रिव्यू करना है। अगर वो बढ़िया चल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको स्विच करना है, ठीक है ना। स्विच करना, हर एक साल आपके फंड को परफॉर्मेंस देखते हुए स्विच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करना है आपको, ठीक है ना। और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से या तो एडवाइस लें, ठीक है। यहाँ पे जो भी वीडियो मैंने बनाया फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको खुद से पहले उसमें एनालिसिस करें, सबसे बेटर है कि खुद से एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस लें, उसके बाद यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।